हेलो एवरीवन, आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉसपुर में। और सेकंड लेक्चर है। ये हरियाणा एफसीआई वॉचमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर रहेगा कंटेंट, क्योंकि बहुत सारा है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सफ़र कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मंजिल सुहानी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको बताना है कि भारत सरकार ने मतलब भारत द्वारा विकसित कौन सी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो सतह से, है ना, जो सतह से अंतर्द्वीपीय मतलब मार कर सकती है ना, सतह से सतह जो है मार कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अग्नि 5 है। अग्नि वी जो, या फिर अग्नि 5 बोले, ये ऐसी मतलब ब्लास्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह वार मतलब मार कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अवध का पहला नवाब कौन था। आपको बताना है कि अवध का पहला नवाब कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि है ना, शहादत अली खान भारत मतलब अवध का पहला नवाब था। उसके बाद सेकंड अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का उठा उठा हुआ दिखाई देता है, यह परिघटना खालिस्तान के कारण होता है। आप सभी को पता है कि जैसे ही बाल्टी में हम लोग कोई सिक्का डालते हैं तो वो थोड़ा उभरा हुआ या फिर उठा हुआ दिखता है। तो आपको ये किसके कारण होता है उसका रीज़न बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल है कि विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का कौन सा संस्करण 25 दिसंबर 2021 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का कौन सा संस्करण 25 दिसंबर 2021 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 97 संतानवे जो विश्व संगीत महोत्सव था, तानसेन महोत्सव था, वो 25 दिसंबर 2021 को ग्वालियर में आयोजित किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक से संबंधित हैं। आपको बताना है कि आप सभी को पता है कि रामचरितमानस की रचना किसने करी है, तुलसीदास ने। तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी किसके, है ना, किस किस शासक के काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अकबर के काल के समय से संबंधित है तुलसीदास जी। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाकिस्तान। इसके अलावा जो भारत, जापान और जर्मनी है, ये G20 के पूर्ण सदस्य हैं, यानी कि स्थायी सदस्य हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे DRDO द्वारा सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए कंपनियों में से चुना गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को, मतलब किसे DRDO द्वारा सीमा निगरानी प्रणाली तकनीक सौंपने के लिए कंपनियों में से एक के रूप में चुना गया है। आपको बताना है इनमें से यहाँ पे जितने भी दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पारस डिफेंस को सौंपा गया है ये जिम्मेदारी निगरानी करने के लिए। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया, या फिर रघुवंशम नामक रघुवंशम की रचना की। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म से जो बुक और ऑथर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग सही आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कालिदास ने रघुवंशम की रचना की है ना। अगला नंबर का सवाल है, और देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर सकते, कमेंट कर सकते, किसी क्वेश्चन को डाउट वगैरह होगा तो। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ सारा क्वेश्चन आपको सही तरीके से बता पाऊँ और सारा चीज़ आपको सही तरीके से दे पाऊँ, इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है, प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। आपको बताना है कि पौधे जो प्रजनन करते हैं, तो पौधों के प्रजनन को या फिर जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है परागण। ओके, तो अगला नंबर का सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 2021 संस्करण किसने जीता है। आपको बताने कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 2021 संस्करण किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का खिताब। अगला नंबर का सवाल है, अकबरनामा और आईने अकबरी खालिस्तान के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा और आईने अकबरी। अगला नंबर का सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लद्दाख की शीतकालीन राजधानी थी, है ना। आपको बताना है कि जो लद्दाख की जो शीतकालीन राजधानी मतलब कौन होती है, और ये भी कौन से टाइम पीरियड में, शीतकालीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्दू, है ना। अगला नंबर का सवाल है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 में 21 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है युवा गणितज्ञों के मतलब 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अब आप लोग को लग सकता है कि ये तो 2021 के एमसीक्यू है, मतलब जितने भी करेंट्स आप बता रहे हो, क्योंकि देखिए बोला जाता है हालांकि 6 महीने का, लेकिन उससे पहले पहले की करंट अफेयर्स भी पूछ दिया जाता है। तो जो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। अगला नंबर का सवाल है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है। देखिए अब जैसे आप सभी ने जान लिया कि अबुल फजल और आईने अकबरी किसने लिखा है ना, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा है, तो वो लिखा है अबुल फजल ने। अब आपको बताना है कि अबुल फजल द्वारा लिखित जो अकबरनामा है वो कितने किताबों में विभाजित है या फिर विभक्त है, डिवाइडेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 भागों में विभाजित है आपका अकबरनामा। अगला नंबर का सवाल है, भारत का पहला सर्प उद्यान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुईड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत का पहला सर्प अभ्यारण है। अब आपको अभ्यारण्य है, मतलब पहला उद्यान। अब आपको ये बताना है, अगर आप यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो गुड़ी है ना, गुईड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ना। अगला नंबर का सवाल है, पृथ्वी दिवस 2021 का थीम या फिर विषय क्या था, है ना। आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस 2021 में जिन्होंने हमने सेलिब्रेट करा था उसका थीम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और रिस्टोर अवर, है ना, रिस्टोर अवर अर्थ। अब आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस हर साल कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको इनमें से बताना है कि कौन से अनुच्छेद को जब भारत में आपातकाल की स्थिति बनती है फिर भी इन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी भारत सरकार उसको निलंबित नहीं कर सकती। अब आपको बताना होगा कि आपात जो आर्टिकल 20 और 21 है वो किससे संबंधित है। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। अब स्ट्रेंजर का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, तो आप स्ट्रेंजर का मतलब जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनॉन। ओके, अगला नंबर का सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनको 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अब देखिए कोई भी सिविल सर्विस का अगर एग्जाम अगर वो दिला रहे होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये एफसीआई वॉचमैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया कि उनके पास जो सवाल है इसलिए वो लेंथ को बढ़ा देते हैं। अब माना कि जो 10th बेसिस पे है, 8th बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन होना है, लेकिन क्वेश्चन संविधान से है तो पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी बखूबी से समझे इस क्वेश्चन को। ये कहा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आर्टिकल 315, यानी कि अनुच्छेद 315 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य मतलब भारत के लिए, है ना, एक संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। अगला नंबर का सवाल है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट वेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक तो टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो कोटेशन है वो कहा गया है। अगला नंबर का सवाल है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक का शुभंकर था। आपको बताना है कि
जो है ना टोक्यो 2020 का ओलंपिक का शुभंकर किसने किया था या फिर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, मोराइतोवा। अब आपको बताना है कि मोराइतोवा किस खेल से संबंधित है और कहाँ के रहने वाली है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय, है ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 262, जो है अंतर भारत के है ना अनुच्छेद अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित आर्टिकल है। अगला नंबर का सवाल है, माध्यमान के दोनों ओर, है ना, माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम उत्तेजना का परिणाम क्या है? आपको बताना है कि माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम उत्तेजना का परिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आयाम। अगला नंबर का सवाल सुनिए, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसने जीता? आपको बताना है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एडेलिन कैलिनो ने 2020 का जो मिस दीवा खिताब है यूनिवर्स का, उसने जीता। अब आपको बताना है कि ये जो मिस दीवा यूनिवर्स 2020 वो कहाँ आयोजित किया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्टिकल 76 में जो भारत के अटॉर्नी जनरल का पद का उल्लेख किया गया है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल है, गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किससे बचाते हैं? आपको बताना, आप जैसा कि आप सभी जानते हो कि गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वो एक विशेष प्रकार का सूट को पहनते हैं। तो आपको बताना है कि वो किससे बचने के लिए उस सूट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उच्च दबाव से बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, GHI, है ना, आपको बता ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा था 2020 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 94। अब आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। अगला नंबर का सवाल देखिए, इससे पहले नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा जो है जैवलिन थ्रो है ना, जैवलिन थ्रो है ना। तो आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा ने इससे पहले और कौन से स्पर्धा में या फिर है ना कौन से स्पर्धा में या फिर कौन से इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि देखिए इसका ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी कि एशियन गेम 2018 में भी नीरज चोपड़ा ने 2018 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ 2018 में, उसके बाद मतलब IAF वर्ल्ड अंडर 20 में चैंपियनशिप में भी उन्होंने क्या जीता था? भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेशियो इंटू -9 C। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था उस टाइम पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 48 था। अगला नंबर का सवाल है कि सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? अब देखिए सरहुल जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है, वो कहाँ की जनजातियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ के जनजाति द्वारा। अब आपको बताना है कि सरहुल नृत्य जो है निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि उरांव जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य है वो है सरहुल। अगला नंबर का सवाल सुनिए, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको बताना बनता है इस क्वेश्चन के बारे में जानना। अगर आप नहीं जान रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्वालियर थी। 1948 से 1956 तक जो ग्रीष्मकाल के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी। अब अगला नंबर का सवाल
है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितना घनत्व है। आपको बताना है कि 2011 की जनसंख्या मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 382 घनत्व, मतलब 382 जो है भारत की जनसंख्या का घनत्व रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला नंबर का सवाल है, देखिए आगे बढ़ो इससे पहले वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। कंटेंट थोड़ा लंबा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एटलीस्ट 15 से 17 दिन बचे, इसलिए लंबा क्लास लेना बनता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फ्रीडम फॉर फियर है ना, फ्रीडम फॉर फियर किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आन सांग सूकी के द्वारा फ्रीडम फॉर फियर जो बुक है वो लिखा गया है। अगला नंबर का सवाल है, रेशम रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं। आपको बताना है कि रेशम के रेशे जो है मुख्य रूप से किससे बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं रेशम मुख्य रूप से। अगला नंबर का सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य रहा है। अगला नंबर का सवाल है, कोयला चूना पत्थर पेट्रोलियम पशु पशु के ढांचा सभी संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयला चूना पत्थर है ना, कोयला चूना पत्थर पेट्रोलियम पशु के ढांचा सभी संबंधित है। तो इसका आई होप आप सबने सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्बन चक्र से संबंधित है। आज का अगला नंबर का सवाल है कि हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है। जी हाँ, आपको बताना है कि हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुरुक्षेत्र हरियाणा में बनाया गया है। अगला नंबर का सवाल है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। जी हाँ, आपको बताना है कि खेल में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा ने खेल में बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, डैन प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ था। जी हाँ, डैन प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि रेगिस्तानी पौधों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण पानी की कमी की दर कम हो जाती है। आपको बताना है कि रेगिस्तानी पौधों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण पानी की कमी की दर कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण पानी की कमी की दर जो है कम हो जाती है। अगला नंबर का सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चन के पहले ये जो है आपको बताया था। तो आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी है। अगला नंबर का सवाल है, पेसो निम्नलिखित देशों में से किसकी मुद्रा है। जी हाँ, आपको बताना है कि पेसो जैसा आप सभी जानते हैं ये एक करेंसी है। तो आपको बताना है कि पेसो जो है किस देश की करेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो, है ना। अगला नंबर का सवाल है, बंगाल की है ना एशियाटिक सोसाइटी को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि बंगाल की एशियाटिक जो सोसाइटी है वो किसके द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था। अगला नंबर का सवाल है, माई कंट्री माई लाइफ नामक किताब किसने लिखे या फिर इसके लेखक कौन है। तो माई कंट्री माई लाइफ के जो बुक हैं उनके लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर आप समझ लीजिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध सांची का स्तूप, है ना। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लघु उद्योग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा उद्योग भारत में लघु उद्योग के रूप में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेट्रोलियम उद्योग भारत में लघु उद्योग नहीं है। अगला नंबर का सवाल है कि कौन सी एजेंसी दुनिया भर में लुप्त प्राय
प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए मैं क्या है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। और आप अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर करते चलिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन खालिस्तान में किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष उसका मतलब गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 1975 में इंडियन स्पेस, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। तो आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि 7.4 होता है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित वैल्यू। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि प्रसिद्ध डबल स्लिट, है ना, प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग जिसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि थॉमस यंग के द्वारा जो प्रसिद्ध डबल स्लिट है वो है ना, थॉमस यंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी की बस्ती जहां एक एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था, कौन सी? आपको बताना है कि सिंधु घाटी में जो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला था वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन वो स्थान है जहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अगला नंबर का सवाल है, नैनो तकनीक का उपयोग करके विकसित सिलिकॉन लॉकेट संबंधित है। आपको बताना है कि नैनो तकनीक का उपयोग करके विकसित सिलिकॉन लॉकेट संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि हृदय स्वास्थ्य का पता लगाने से। ओके, अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है, मवेशियों में माइक्रोबैक्टीरियम बोविस संक्रमण से मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? जी, आपको बताना है कि मवेशियों में माइक्रोबैक्टीरियम बोविस संक्रमण से मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि क्षमा, है ना, क्षमा की बीमारी जो है होती है। अगला नंबर का सवाल देखिए। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन सवालों में से एक माना जाता है इसको, कि वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली राज्य को, है ना। अगला नंबर का सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में दोहरी सरकार का संबंध किससे है? आपको बताना है कि भारतीय इतिहास के संबंध में दोहरी सरकार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि बंगाल में कंपनी के साथ दीवानी और निजामत दोनों शक्तियों का निहितार्थ, है ना, निहितार्थ। ओके, यानी कि है ना, वेस्टिंग ऑफ बोथ दीवानी एंड निजामत पावर्स विद द कंपनी इन बंगाल। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि पारभासी वस्तुएं, है ना, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम खाली स्थान, तो इसका सही आंसर हो सकता है इसका सही आंसर हो जाएगा कि, है ना, पारभासी, है ना, मतलब ट्रांसकुलेंट, है ना, ट्रांसकुलेंट है। तो पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं, है ना, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। अगला नंबर का सवाल देखिए। लद्दाख को कारगिल और लेह जिले में किस वर्ष विभाजित किया गया था? आपको बताना है कि लद्दाख को कारगिल और लेह जिले से किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि 1979 में लद्दाख को कारगिल और लेह जिले से अलग किया गया था। अगला नंबर का सवाल है, रेगिस्तानों में पत्तियों कांटों तक कम हो जाती है ना, आपको रेगिस्तानों में पत्तियां कांटों तक कम हो जाती है, यह अनुकूलन रेगिस्तानी पौधों को खाली स्थान की मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि पानी की कमी को कम करने के लिए जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला नंबर का सवाल है, भूकंप के झटके मुख्य रूप से पहले यह किस तरह की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? आपको बताना है कि भूकंप के झटके मुख्य रूप से झटके से पहले या फिर भूकंप के पहले किस तरह की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इन्फ्रांसिस, है ना, इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं भूकंप के पहले। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन है।
अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या फिर विधियां लोहे की जंग को रोकने के लिए उपयोगी हैं? तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एकदम सही इसका आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि जितने भी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी धातु में लोहे मतलब किसी लोहे को जंग लगने से बचाना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन और पानी के जो संपर्क को सीमित करके, उसके बाद या फिर पेंट या ग्रीस का लेप लगाकर, या फिर क्रोमियम या जस्ता धातु की एक परत चढ़ाकर। तो इन तीनों मेथड का उपयोग करके आप लोग जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं। अगला नंबर का सवाल है कि जलपाईगुड़ी शहर खाली स्थान के किनारे स्थित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि तीस्ता और कराला नदी के किनारे जो जलपाईगुड़ी शहर है वो स्थित है। अगला नंबर का सवाल है कि झुम्पा लाहिरी एक अमेरिकी खाली स्थान है। आपको बताना है कि झुम्पा लाहिरी क्या है, क्या वो गायक है, अभिनेत्री है, लेखक है या फिर कवि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि झुम्पा लाहिरी जो है एक लेखक है। अगला नंबर का सवाल है कि उत्तक संगठन के बिना एक मेटाजोआ कहा जाता है। उत्तक संगठन के बिना एक मेटाजोआ कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि पैराजोआ। पर जोआ जो है उत्तक संगठन के बिना एक मेटाजोआ कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर टू, यानी कि एक्सप्लोरर वन जो है अमेरिका का पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला उपग्रह था। अगला नंबर का सवाल है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको बताना है कि झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण झील में सुपोषण उपस्थिति होती है। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से असंभव कक्षा है। आपको बताना है कि इम्पॉसिबल ऑर्बिट्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि 3F, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा है। आपको बताना है कि जो पौधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसका कितना प्रतिशत मात्रा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि 1 से 3%। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है, आयकर के संदर्भ में संक्षिप्त आईटीआर का अर्थ है। आपको बताना है कि आईटीआई जो संक्षिप्त आईटीआर है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो उस टाइम पे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि BN राव जो थे वो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय भारतीय मैकियावेली है ना, भारतीय मैकियावेली किससे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय हवा है? जी हाँ, आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन सी एक ठंडी शीतकालीन ठंडी स्थानीय हवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, मिस्ट्रल जो है एक ठंडी स्थानीय हवा है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि अम्लीय वर्षा का तात्पर्य पीएच खाली स्थान के साथ होने वाली वर्षा से है। जी आपको बताना है कि अगर अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से कम होता है उसे। अगर किसी जल का पीएच वैल्यू है ना, जो बारिश में जो बारिश होती है उस बारिश की जल का पीएच वैल्यू अगर 5 से कम है तो हम कहेंगे कि वो किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा से संबंधित है। अगला नंबर का सवाल है कि ईवीएस का खाली स्थान का एकीकरण है। तो ईवीएस किसका एकीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा इसका एकीकरण है ईवीएस, है ना। सोशल साइंस सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि HCl जो है एक अच्छा अम्ल है। अगला नंबर का सवाल है, ध्यान की अवधि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ध्यान की अवधि को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं टैक्सीस्टो, है ना, टैक्सीस्टोस्कोप का उपयोग करते हैं ध्यान को मापने के लिए। अगला नंबर का सवाल है, पुरानी ब्रेड पर पाया जाने वाला कपास जैसा सफ़ेद, है ना, पुरानी ब्रेड पर पाया जाने वाला कपास जैसे सफ़ेद या हरे रंग के धागे जैसे पदार्थ निम्नलिखित जीवों के हमले के कारण होता है। तो ये किसके कारण ऐसा हमें दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हमें फंगी मतलब केवल कवक के कारण। अगला नंबर का सवाल देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग राइट डाउन जरूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो इसका है ना, तो इसका सही आंसर 24 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो वो देख सकते हैं। और अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है? तो शून्य कैलोरी का शर्करा के रूप में जाना जाता है है ना सुक्रोलोज को। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो मेथी है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को लेवल को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पहला निरीक्षण करने वाला था कि सफ़ेद प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने निरीक्षण किया कि सफ़ेद प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सर आइजैक न्यूटन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए डॉक्टर सीवी रमन को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर तो आई होप आप सबने दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स, यानी कि रमन प्रभाव के कारण जो डॉक्टर सीवी रमन को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला नंबर का सवाल देखिए, लक्षद्वीप में कितने आवासित द्वीप हैं? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लक्षद्वीप में 10 आवासित द्वीप हैं। अगला नंबर का सवाल है कि हरिदास आंदोलन के संस्थापक कौन है? जी हाँ, आपको बताना है कि हरिदास आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माधवाचार्य हरिदास आंदोलन के संस्थापक है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल है कि 2014 में दक्षिणी राज्य के विभाजन से पैदा हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। आपको बताने कि 2014 में दक्षिणी राज्य के विभाजन से पैदा हुई नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो आप लोग को पता है 2014 में किस नए राज्य का निर्माण हुआ था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आप सबने राइट डाउन जरूर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तेलंगाना। अगला नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फसल क्षेत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला नंबर का सवाल है कि नासा के जूनो मानव रहित अंतरिक्षयान ने खाली स्थान की परिक्रमा करके अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बृहस्पति का जो परिक्रमा है वो नासा के जुम्मो मानव रहित अंतरिक्षयान ने पूरा किया। अगला नंबर का सवाल है कि ऑपरेशन ब्लूसम स्प्रिंग भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केरल राज्य से संबंधित है ऑपरेशन ब्लूसम स्प्रिंग। अगला नंबर का सवाल है कि विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्युत अपघटन के द्वारा जो कैथोड इलेक्ट्रोड है ना, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो न्यूनीकरण का यानी कि रिडक्शन का जो गुण है वो प्रदर्शित करता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे हो जाएगा कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में शुंग के संस्था